अभी हम सलीम भाई के साथ पूरा रोहिंग्या डिटेंशन कैंप में घूम रहे हैं। कितना ज़्यादा बड़ा कैंप है भाई यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ा। अभी देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना बड़ा मैंने नहीं सोचा था। दूर तक आपको जितने घर दिख रहे हैं सारा ये डिटेंशन कैंप है। जैसे हम लोग आए, सलीम भाई ने हम लोगों को ये दिया है। सरकारी अस्पताल ना। हेलो, बच्चे लोग कैमरा देख के बहुत खुश हो रहे हैं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ तोरवशु। अभी मैं हूँ कॉक्स बाज़ार सिटी के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है उखिया। कल का व्लॉग आपने देखा हो तो आपको पता होगा। ये मेरे होस्ट है डॉक्टर सैम, और सुबह हो चुकी है, हम लोग रेडी होके निकले हुए हैं कहीं जाने के लिए। आपको बताता हूँ मैं। उससे पहले हम लोग एक लोकल रेस्टोरेंट में आए हुए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ये ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, दिस इज़ तंदूरी रोटी। यहाँ दो तरीके की सब्जी है, नहीं वन सब्जी है वन दाल है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं जहाँ जाना है। मैं आपको उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। देख सकते हो कितने बढ़िया, कितने खूबसूरत खेत है यहाँ पे। तो आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है कि मैं उखिया किस लिए आया हूँ। आप लोग बहुत लोग सुने होंगे या जानते होंगे, उखिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्यूजी डिटेंशन कैंप है जहाँ पर रोहिंग्या लोग रहते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं रोहिंग्या डिटेंशन कैंप जा रहे हैं उखिया, और इसके आसपास के एरिया में अराउंड 25 रिफ्यूजी कैंप्स हैं। और सबसे बड़ा है कुतुपलोंग, जिसमें अराउंड ऑफिशियली यानी कि बाय द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश अराउंड 5 से 6 लाख रोहिंग्या रहते हैं। कुतुपलोंग को पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्यूजी डिटेंशन कैंप बोला जाता है। और अगर सारे कैंप मिला ले जो अराउंड 25 है, तो अराउंड देयर आर 15 लाख रिफ्यूजीज़। तो 15 लाख रिफ्यूजीज़ है, जो कि वर्ल्ड का देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा इसका ही नंबर है। इतना नॉर्मल कहीं होता नहीं है। तो हम लोग एक पास के रिफ्यूजी कैंप जा रहे हैं। वहाँ पे व्लॉगिंग अलाउड नहीं है। मैं ट्राई करूँगा करने का, कर लिया तो आप लोगों को दिखा दूँगा, नहीं कर पाया तो मैं तो एटलीस्ट देख ही लूँगा। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर? 18 किलोमीटर। तो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर है। तो वही आधे से 1 घंटे लगेंगे पहुँचने में। हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं। और उखिया में अराउंड 100 NGOs, नेशनल एंड इंटरनेशनल NGOs यहाँ काम करते हैं। और लगभग या 50,000 वर्कर्स। हाँ, No, 5 लाख। 5 लाख, ओ माई गॉड। मतलब 15 लाख रिफ्यूजीज़ के लिए 5 लाख NGO के वर्कर यहाँ काम करते हैं। इतने ज़्यादा वाली टीम है, आप इमेजिन कर सकते हो। लोकल बांग्लादेश के भी है और इंटरनेशनल भी है। आप आज जब उखिया आओगे, आप यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स देखेंगे जो कि NGO में काम करते हैं। हम लोग बाहर अब मेन रोड पर आ चुके हैं। ये मेन रोड है। अब हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट करके कैंप जाने वाले हैं। तो गाइस, उखिया में और उखिया के आसपास बहुत सारे स्टेशंस हैं जहाँ से डिटेंशन कैंप जाया जा सकता है। अभी हम लोग एक स्टेशन आए हुए हैं, इसका नाम है खयान खाली। छोटा सा टाउन है, विलेज है, नॉट टाउन है, विलेज छोटा सा ही है। देख सकते हो रास्ते में आपको बहुत सारे डिटेंशन कैंप दिखे होंगे। और रास्ते में 3-4 जगह हम लोग चेक पॉइंट से भी क्रॉस करके आना पड़ा है। और यहाँ पर मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, आप एडजस्ट कर लेना। क्योंकि आगे कैमरा, इस पॉइंट के आगे कैमरा अलाउड नहीं है, मुझे कैमरा रखना पड़ेगा। कहीं मौका मिलेगा रिकॉर्ड कर लूँगा। अब मैं डॉक्टर सैम के साथ रिफ्यूजी डिटेंशन कैंप में आ चुका हूँ। ये आप जो घर देख रहे हो, दिस इज़ रिफ्यूजी डिटेंशन कैंप। जितने लोग यहाँ पर हैं सब के सब रोहिंग्या है बाहर, क्योंकि ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है। ये पूरा एरिया मिलिट्रलाइज्ड एरिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी आर्मी है और बांग्लादेशी पुलिस है। तो फॉरेनर बिल्कुल अलाउड नहीं है। कैमरा, व्लॉगिंग, फ़ोन वगैरह बाहर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कुछ लोगों से मिलवाता हूँ यहाँ पे जो यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, रोहिंग्या हैं। और आपको घर भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आने पे ही जैसे मैं यहाँ पर आया, एक्चुअली जो मेरे होस्ट डॉक्टर सैम यहाँ पर अराउंड 1 साल काम कर चुके हैं एनजीओ में। ही वर्क्स इन एनजीओ एज अ डॉक्टर। तो ये सलीम भाई हैं, ये सलीम। हाँ, तो सलीम ही इज़ रोहिंग्या और ये भी डॉक्टर सैम के साथ एनजीओ में काम कर चुके हैं। ही यूज्ड टू टीच समथिंग, कुछ पढ़ाई करते थे एज अ टीचर। तो यहाँ पर जैसे हम लोग आए, सलीम भाई ने हम लोगों को ये दिया है पीने के लिए। दिस इज़ अ बांग्लादेशी एनर्जी ड्रिंक, इस नेम इज़ स्पीड है। जैसे कि हम लोग अपने मेहमानों को देते हैं तो वैसे इन्होंने हम लोगों को पीने के लिए दिया हुआ है ये। और आपको शॉर्ट बता देता हूँ रोहिंग्या के बारे में। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, शायद मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे। रोहिंग्या म्यांमार के एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं। उसमें 99% मुस्लिम्स है, 1% अदर रिलीजन के इंक्लूडिंग हिंदू, जो म्यांमार से भाग के बांग्लादेश आए हैं ड्यू टू रिलीजियस एंड एथनिक परसिक्यूशन। उनकी कोई भी नेशनैलिटी नहीं है, ना इनके पास कोई म्यांमार की नेशनलिटी है ना बांग्लादेश की नेशनलिटी है। तो इन लोग, ये एक्चुअली बॉर्डर एरिया है बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश के अंडर में आता है। और इस पूरे एरिया में हर 500 मीटर में कोई ना कोई एनजीओ दिख रहा है। 20 से 25 कंट्री के यहाँ पर एनजीओ काम करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, कनाडा, जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। तो बहुत सारे कंट्रीज़ के यहाँ एनजीओ हैं। बहुत सारा इंटरनेशनली फंड यहाँ पर आता है। तुर्की, कतर, यूएई और जो पहले मैंने कंट्री के नाम ले चुके हैं। This is a restricted area for all the people. Only few who are working with different organizations. They can enter here. And they can talk or can walk. Okay. So no one from outside is allowed here. So we entered and we can explore. That is not a problem. The guy named Solim is known to me maybe more than 3 years. So I know him. He's very good guy. बांग्लादेश का जो चिट्टगोनियन डिवीज़न है, यहाँ पर नॉर्मल बंगाली से अलग लैंग्वेज बोली जाती है। इसका नाम है चिट्टगोनियन बंगाली, जो कि 50 से 60% डिफरेंट है कंपेयर टू बंगाली। और जो रोहिंग्या की लैंग्वेज है, इनकी लैंग्वेज है आरकान प्लस चिट्टगोनियन लैंग्वेज का मिक्सचर है। इन लोग जब म्यांमार में रहते थे, उस एरिया का नाम था आरकान रीजन। तो आरकान लैंग्वेज इनको आती है। अब यहाँ पर आ गए हैं तो इनको लोकल से कम्युनिकेट करने के लिए चिट्टगोनियन बंगाली बोलनी पड़ती है। तो इनकी लैंग्वेज अब मिक्सचर हो चुकी है, आरकान एंड चिट्टगोनियन लैंग्वेज। क्योंकि डॉक्टर सैम यहाँ पे लगभग 3 साल से रह रहे हैं, सो ही कैन इजली स्पीक बंगाली लैंग्वेज, चिट्टगोनियन बंगाली एंड रोहिंग्या लैंग्वेज। तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर जब हम लोग आए थे, इनके जो बच्चे लोग हैं, थोड़ा बहुत हम लोग चिप्स और बिस्किट लेके आए थे। उसके रिटर्न में हम लोगों को ये मिला है, आपको मैं दिखा चुका हूँ। ये स्पीड एनर्जी ड्रिंक है। तो इसको पीता हूँ, फिर आप लोगों से आगे डिस्कशन करता हूँ मैं। सलीम भाई, हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक? म्यांमार लैंग्वेज, आरकान, Bangla तो फर्क Bangla, Rohingya English and mother all for it. little bit English. Okay. How they make their living? How he work? How much he earn? How he feed his family? in there. Here. Everything given by NGOs. Everything. Everything. Food, shelter, everything, all facilities. Yeah. यहाँ पर जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, वो लोग यहाँ के जो लोकल बांग्लादेशी लोग हैं उनको तो काम देते ही हैं। इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। थोड़े बहुत उनके पास वैकेंसी रोहिंग्यास की भी हैं, जिनको काम देते हैं और पैसे देते हैं काम करने के लिए। नॉर्मली खुद का घर बोल देते हैं, आप खुद का घर बना लो, आपको उसके बदले आपको पैसा भी मिलेगा। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाता है, थोड़ा बहुत मेडिकल से रिलेटेड भी इन लोग को काम मिल जाता है। इसका तो इन लोग पैसा कमा लेते हैं, बाकी सब खाना पीना सब कुछ इनको एनजीओ देते ही हैं। रोहिंग्यास के जो बच्चे हैं, इन लोग यहाँ पर स्कूल भी जाते हैं, मदरसास हैं और रिलीजियस स्कूल है, जो कि यहाँ के एनजीओ है वो मैनेज करते हैं। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट आल्सो मैनेज मदरसा ही और नॉट ओनली एनजीओ NGO सेल्फ। कुछ बड़े मदरसा जो सेल्फ गवर्निंग है, हम लोग अपने को मैनेज करते हैं। तो वहाँ पर रोहिंग्या के बच्चे पढ़ते हैं। और जो कुछ रोहिंग्या से जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, उन लोग भी बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं एनजीओ में जाके, या होम ट्यूशन देते हैं। सलीम भाई हैं, यही पढ़ाते हैं एनजीओ में जाके, और होम ट्यूशन भी देते हैं। तो यहाँ पर जितना कुछ फैसिलिटीज़ है सब बांग्लादेशी गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, पर सब कुछ मैनेज यहाँ के एनजीओज करते हैं। तो ये सलीम भाई की नीज़ है, इनके भाई की लड़की हैं। व्हाट्स हर नेम? Shehana. Where she study? In learning center. NGO's learning center. Yeah. Salim bhai also teaches her. Yeah. Okay. She is happy, she is okay. कंफर्टेबल लाइफ लोग यहाँ जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम रोहिंग्या से उनकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल नहीं है। बहुत ही कम ही लोग हैं जो कंफर्टेबल लाइफ यहाँ जी रहे हैं। ओके, बाय।
अभी हम सलीम भाई के साथ पूरा रोहिंग्या डिटेंशन कैंप में घूम रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा बड़ा कैंप है ये। अराउंड 70 to 80,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ यहाँ पे रहते हैं। 70 से 80 हज़ार, बहुत बड़ा कैंप है ये, आप लोग देख ही रहे हो। अभी हम लोग बहुत ही टॉप जगह पे आ चुके हैं, बहुत ऊपर की जगह है ये पूरा डिटेंशन कैंप का। पूरा आपको दूर दूर तक यहाँ सिर्फ कैंप ही कैंप दिखेंगे, घर ही घर दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेंगे। ये सब टेम्परेरी घर हैं, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। दूर तक आपको जितने घर दिख रहे हैं सारा ये डिटेंशन कैंप है। आप जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ कैंप ही कैंप है। सो ह्यूज, सो कितना ज़्यादा बड़ा कैंप है भाई यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इतना बड़ा मैंने नहीं सोचा था। टोटल उखिया और उसके आसपास अराउंड 25-26 रोहिंग्या डिटेंशन कैंप है। उसमें से सिर्फ ये एक है और वो भी कितना ज़्यादा बड़ा है। और जो ये एक है वो बड़ों में से नहीं है, इसमें से भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो इमेजिन कर सकते हो यहाँ क्या कंडीशन है, कितने लार्ज स्केल पे, कितने लार्ज क्वान्टिटी में यहाँ पर लोग हैं और कैंप है, सोचा नहीं जा सकता। डॉक्टर सैम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के आगे वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़्यादा वर्कर है यहाँ पर। और बांग्लादेशी आर्मी, बांग्लादेशी पुलिस के लोग भी यहाँ पर रहते हैं इन सिविल ड्रेस, कि लोग समझ ना पाए उन लोग कौन है। उन लोग भी अपना न्यूज़ और अपना वो सब जो भी है भेजते रहते हैं और लोगों को, जो बाहर लोग आते हैं उनको फॉलो भी करते हैं यहाँ पर। तो उसके आगे शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ करूँगा। तो यहाँ मेरे को ब्लॉगिंग बंद करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है यहाँ पर। सरकारी अस्पताल में ना सरकारी हॉस्पिटल जाती सर ठिया लगे कौन सरकारी हॉस्पिटल के ना ठिया लगे कैसे कैसे टेन हो लगे सरकारी हॉस्पिटल और ठिया लगे के ना कि सरकारी है तो लोग के हॉस्पिटल पहले बाबा अरे हॉस्पिटल में मदन हॉस्पिटल में दोनों तो अभी हम एक दादा के घर आए हुए हैं, ये भी रोहिंग्या ही हैं। उनका छोटा सा घर आप देख सकते हो, कितना छोटा सा रूम है। यहाँ लोग, इतने सारे लोग रह रहे हैं। और ये जो दादा है इनकी कुछ टाइम पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जितनी रोहिंग्यास हैं इन लोग रोहिंग्या कैंप से बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई अलाउड नहीं है विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी और बांग्लादेशी आर्मी। तो दादा ने फिर बांग्लादेशी आर्मी से रिटन परमिशन लिया। उसके बाद ये किसी और के साथ कॉक्स बाज़ार गए थे डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाने। तो वहाँ हॉस्पिटल या क्लिनिक गए, वहाँ अपने आप को दिखाया, वहाँ से मेडिसिन लेके वापस आए हैं। दिस अ रिपोर्ट तो दादा का कोई कार्डियक इन्फेक्शन था, इस लाइक हार्ट अटैक। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कॉक्स बाज़ार गए थे। डॉक्टर सैम यहाँ पर काफ़ी बार आ चुके हैं अपने काम से, अपने NGO के थ्रू। दादा डॉक्टर सैम को बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइक फैमिली जैसे टर्न में इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और नॉर्मल बातचीत हो रही है यहाँ पे। वाला बनाना तो No, no, fresh up na. Gallbladder lo yan to. Pero lagi. और बात तो साला बात हैंडशेक। Hello. Pitto ko na pitto. हेलो, वाला हाथ में तो समस्या है और वाला मत नाम कौन ना के नाम होते Hashim. हाशिम। और नाम? हाँ, जिदान। Grandson. His grandson. ग्रैंडसन, ओके। हेलो, हाँ, नाम सादिया। तो ये सब जो बच्चे हैं दादा के बाहर दा वो ग्रैंडसन है, उनके जो लड़के हैं कहीं बाहर रहते हैं काम की वजह से। बच्चे लोग कैमरा देख के बहुत खुश हो रहे हैं। Dabay di gam. ओके दादा, सलाम। बाय 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 बाय।
सो गाइस बहुत देर हो चुका है, मतलब कि हम लोग अभी तक सिर्फ एक कैंप के अंदर ही हैं और हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे चल रहे हैं, बट ये कैंप ख़त्म नहीं हो रहा है। सैम भाई बोल रहे हैं कि आप चलते जाओगे एक कैंप ही ख़त्म नहीं होगा। एक कैंप इतना ज़्यादा बड़ा है, बाकी 25-26 कैंप की तो बात ही अलग है। तो टाइम हो चुका वापस उखिया जाने के लिए। बहुत देर से हम लोग यहाँ पर हैं, दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। और कुछ लास्ट क्वेश्चन हम लोग सलीम भाई से करते हैं, इसका निकलते हैं। फिर इतना पूछना चाहूँगा भाई, आई वुड लाइक टू आस्क how's their life when they were in Myanmar before 2017? How's their life compared to that time now? আমরা তো না হন বর্মার মাঝে স্যার এনা বালা ছিলাম আমরা In there, Bangladesh, they have no independence, but they have better house. They can sleep without any tension, because no tension here, and they got the food and some necessary items. So they are fine actually, but they were very much fine in their location. I mean in Rakhine. So they have so many lands, own so many lands, and they can cultivate. They can go for study, and they can do anything they want inside their areas. But they were not allowed to apply for a job. Yeah. They don't get them any job opportunities. But in Bangladesh, they can do that type. But he's feeling good in there. Except besides the Myanmar, because Myanmar forced them to go in Bangladesh. तो मैंने अभी सलीम भाई से पूछा कि उनकी लाइफ पहले कैसी थी जब वो म्यांमार में थे बिफोर 2017, तो यहाँ कैसी है जब से वो यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग 4 साल से वो यहाँ पर हैं। तो वो बता रहे हैं कि जब वो म्यांमार में थे, नो डाउट उनका खुद का पर्सनल घर था, उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे लैंड थे। बट जो म्यांमार की आर्मी थी बहुत परेशान करती थी। वो वहाँ पर हाई स्कूल तक पढ़े भी हैं, उसके ऊपर उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनको जॉब करने नहीं दिया जाता था, घर वगैरह इनके जला दिए जाते थे। बट जब से यहाँ पे आए हैं थोड़ा फ्रीडम है इनके पास, आगे बढ़ सकते हैं। खुद का घर नहीं है बट टेंशन फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं कहीं से, कोई यहाँ की आर्मी वगैरह इनको परेशान नहीं करती है। मतलब कुछ ड्रॉबैक और कुछ अच्छी चीज़ वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी कुछ ड्रॉबैक कुछ अच्छी चीज़ है, लेकिन इन लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ से बेटर लाइफ यहाँ पे इन लोग के पास है। भले खुद की प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है, जो इनको वहाँ से निकाल के यहाँ भेज दिया गया, भगा दिया गया है। इतना ही। मैं यहाँ पर किसी को जज करने नहीं आया हूँ, ना मैं किसी के फेवर में हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट में हूँ। बस एक मन में क्यूरियोसिटी थी, एक उत्सुकता थी कि मैं कॉक्स जा ही रहा हूँ, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर रोहिंग्या लोग रहते हैं, यहाँ पर इनका डिटेंशन कैंप है, तो क्यों ना यहाँ पर विज़िट किया जाए। इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गया डॉक्टर सैम की हेल्प से, नहीं तो मैं यहाँ पे आ भी नहीं पाता। आप लोग समझ सकते हो, मैं तो भाई नॉर्मल ट्रैवलर ही हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बस सबकी लाइफ जानने यहाँ पे आया हूँ और मेरा कोई मोटिव नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, मोस्ट प्रोबेबली मैं या डॉक्टर साहब आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, फिर अब यहाँ से निकलने का टाइम है। मैं ये रिकॉर्डिंग पूरा फ़ोन से कर रहा हूँ, उससे थोड़ा बड़ा आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं बाहर हूँ ना, तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो, टाइम टू से गुड बाय।